जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म चल रही है, कहानी आगे बढ़ रही है, किरदार अपने सफर पर हैं, और अचानक कोई पॉज बटन दबा देता है। और स्क्रीन पर बस एक ही फ्रेम अटक जाता है। बिल्कुल। अब सोचिए कि वो फ्रेम एक दिन, एक महीने या एक साल नहीं, पूरे 13 साल तक वैसे ही अटका रहे। बाप रे, 13 साल। हाँ, कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई नया दृश्य नहीं आ रहा है, बस सब कुछ उसी एक जमे हुए पल में कैद है। क्या किसी इंसान को 13 साल तक ऐसे पॉज मोड में रखना सही है, खासकर तब जब हमें पता हो कि वो फिल्म अब कभी प्ले नहीं होगी? ये तस्वीर सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली लगती है। पर असल में ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। सही कहा आपने। ये एक परिवार की, एक इंसान की असल जिंदगी की सच्चाई है। मतलब जब हम मेडिकल साइंस के चमत्कारों की बात करते हैं ना, तो अक्सर इस भयानक ठहराव को नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है। हमारे सामने आज दस्तावेजों, मेडिकल रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मिसालों और सबसे अहम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले का पूरा एक स्टैक है। हरीश राणा बनाम भारत संघ 2026 का मामला। जी, हमारा मिशन इन सभी स्रोतों से उन अहम जानकारियों को निकालना है जो जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच की बेहद धुंधली रेखाओं को स्पष्ट करती हैं। हम ये समझेंगे कि जब जीवन सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्रिया बनकर रह जाए, तो कानून और नैतिकता कैसे काम करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत में मुझे 19वीं सदी के विचारक हेनरी वॉर्ड बीचर का एक विचार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, ईश्वर किसी भी मनुष्य से यह नहीं पूछता कि वो जीवन स्वीकार करेगा या नहीं। ये कोई विकल्प नहीं है, आपको इसे लेना ही होगा। एकमात्र विकल्प यह है कि कैसे। बहुत गहरी बात है। हाँ, और ये कैसे ही वो धुरी है जिस पर आज की हमारी पूरी बहस टिकी है। और इस कैसे की कीमत हरीश राणा और उनके परिवार ने बहुत भारी चुकाई है। अगर हम मेडिकल फाइल्स को देखें तो कहानी 2013 में शुरू होती है। हरीश तब सिर्फ 20 साल के थे। सिर्फ 20 साल? मतलब पूरी जिंदगी सामने थी। बिल्कुल। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी एक शाम वो अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन की चौथी मंजिल से गिर जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा है कि उन्हें डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी हुई। डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी। ये शब्द दस्तावेजों में तो बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में उस दिन उनके दिमाग के अंदर हुआ क्या था? इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो। अच्छा। जब सिर बहुत तेजी से किसी ठोस चीज से टकराता है ना, तो खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग का मुलायम हिस्सा बहुत हिंसक तरीके से हिलता है। इस झटके से दिमाग के अंदर के जो सूक्ष्म तार होते हैं, जिन्हें एक्सॉन कहते हैं, जो न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। बिल्कुल, जो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं और संदेश भेजते हैं, वे पूरी तरह से खिंच जाते हैं और टूट जाते हैं। ये कोई ऐसी चोट नहीं है जिसे सर्जरी करके वापस सिल दिया जाए। मतलब कोई रिपेयर मुमकिन नहीं है? नहीं, दिमाग की पूरी वायरिंग एक ही पल में नष्ट हो जाती है। और इसी वजह से हरीश पिछले 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में है। ये सुनना ही इतना भारी लगता है। 13 साल एक बिस्तर पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हरीश की आंखें खुलती हैं, झपकती हैं, लेकिन उनमें कोई उद्देश्य नहीं है। वो बस एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ, वो अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर हैं। मतलब दर्द, भूख या किसी स्पर्श पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनका शरीर केवल एक ट्यूब के जरिए दिए जा रहे पोषण पर जिंदा है। और अब उनके माता पिता क्या चाहते हैं? अब उनके माता पिता और मेडिकल बोर्ड्स दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी ठीक होने की 0% उम्मीद है। वे चाहते हैं कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक दिया जाए ताकि हरीश को एक गरिमापूर्ण मृत्यु मिल सके। यहीं पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अपनी ही बनाई एक नैतिक उलझन में फंस जाता है। कैसे? देखिए, आज हमारे पास ऐसी मशीनें और तकनीकें हैं जो एक इंसान के शरीर को दशकों तक सांस लेने और दिल धड़कने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन बायोलॉजिकली जिंदा रहने और असल में जीवन जीने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही कहा। जब शरीर पूरी तरह से मशीनों का मोहताज हो जाए और चेतना हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो, तो इस स्थिति ने ही अदालतों को ये सोचने पर मजबूर किया कि इच्छा मृत्यु या यूथनेशिया के नियम असल में क्या होने चाहिए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, खासकर इसके कानूनी पहलू को।
स्रोतों में 2018 के कॉमन कॉज फैसले का बार-बार जिक्र है, हाँ, वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यानी सक्रिय और पैसिव यानी निष्क्रिय यूथनेशिया के बीच फर्क बताया था। ये तो स्पष्ट है कि एक्टिव यूथनेशिया जैसे मरीज को जानबूझकर कोई घातक इंजेक्शन देकर मारना भारत में पूरी तरह से अवैध है। जी, वो तो मर्डर के बराबर माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन पैसिव यूथनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना, उसे अनुमति दी गई है। लेकिन यहां मेरा दिमाग थोड़ा अटक रहा है। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अगर कोई डॉक्टर अपने हाथों से किसी मरीज की फीडिंग ट्यूब खींचकर निकालता है या वेंटिलेटर का स्विच अपनी उंगली से बंद करता है, तो ये तो एक बहुत ही एक्टिव काम हुआ ना। मतलब इसमें तो सीधा एक एक्शन लिया जा रहा है। फिर कानून इसे पैसिव कैसे कह सकता है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि कानून इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। आम समझ और कानूनी समझ यहीं पर अलग होती है। वो कैसे? कॉमन कॉज फैसले में न्यायाधीशों ने इस गुत्थी को बहुत बारीकी से सुलझाया। कानून के नजरिए से असली फर्क इस बात का नहीं है कि डॉक्टर ने हाथ से क्या किया, बल्कि इस बात का है कि मौत का असली कारण क्या है। अच्छा, मौत का कारण? हाँ, जब कोई डॉक्टर घातक इंजेक्शन देता है तो वो एक नया बाहरी कारण, एक नया जहर शरीर में डाल रहा है। वो मौत को कॉज कर रहा है, यानी मार रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि लाइफ सपोर्ट हटाने के मामले में डॉक्टर मौत का कारण नहीं बन रहे हैं। एकदम सही। जब डॉक्टर वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब हटाते हैं तो वो कोई नई बीमारी पैदा नहीं कर रहे। मौत का असली कारण वो भयानक चोट या बीमारी है जो मरीज को पहले से है। जैसे हरीश के मामले में वो डिफ्यूज एक्सनॉल इंजरी। बिल्कुल। डॉक्टर सिर्फ उस कृत्रिम रुकावट को हटा रहे हैं जो मौत और उस बीमारी के बीच खड़ी थी। वे प्रकृति को बस उसका काम करने दे रहे हैं। मतलब मशीनें सिर्फ मौत को टाल रही थीं। हाँ, और कानूनी और मेडिकल भाषा में इसे मारना यानी किलिंग नहीं, बल्कि मरने देना या अलाउइंग टू डाई कहा जाता है। ये उस इलाज को रोकना है जिसका अब कोई फायदा नहीं बचा है। यहाँ पर ये मुद्दा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे डॉक्टरों के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही जटिल स्थिति है। उन्होंने तो जीवन बचाने की शपथ ली है। बिल्कुल, हिपोक्रेटिक ओथ। हाँ, जब कोई मरीज अस्पताल आता है तो डॉक्टर उसे मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित करते हैं। अगर वे इलाज रोक देते हैं, भले ही आप इसे मरने देना कहें, तो क्या वे मरीज को वापस उसी खतरे के क्षेत्र या जोन ऑफ डेंजर में नहीं धकेल रहे जहां से उन्होंने उसे निकाला था? क्या ये उनकी ड्यूटी का, उनके उस कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जोन ऑफ डेंजर का तर्क बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ड्यूटी ऑफ केयर यानी देखभाल के कर्तव्य की परिभाषा समय और स्थिति के साथ बदलती रहती है। बदलती है? मतलब देखिए, जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज शुरू करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है बीमारी को खत्म करना। इसे क्यूरेटिव केयर या उपचारात्मक देखभाल कहते हैं। तब उनका कर्तव्य है मरीज को उस जोन ऑफ डेंजर से बाहर निकालना। लेकिन जब यह साबित हो जाए कि मरीज कभी ठीक नहीं होगा, तब क्या होता है? तब वो खतरे का क्षेत्र ही बदल जाता है। अच्छा। जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो खुद वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही मरीज के लिए एक यातना बन जाता है। तब डॉक्टर का कर्तव्य क्यूरेटिव से बदलकर पैलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने वाली देखभाल का हो जाता है। तो इलाज रोकना लापरवाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यर्थ इलाज को रोकना जो सिर्फ शरीर को जबरन जिंदा रखकर उसकी पीड़ा बढ़ा रहा है, कोई गैर कानूनी लापरवाही नहीं है। इसे कानून अधिकृत छूट या ऑथोराइज्ड ओमिशन मानता है। ऑथोराइज्ड ओमिशन? हाँ, डॉक्टर अपने कर्तव्य से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि वे उस कर्तव्य का सबसे मानवीय रूप निभा रहे हैं, मरीज को एक शांतिपूर्ण अंत देकर। और यही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार के केंद्र में आती है। मैंने दस्तावेजों में देखा कि कोर्ट ने प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता, जिसे बॉडीली इंटीग्रिटी कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया है। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है इस जजमेंट का। इसका सीधा मतलब यह है कि गरिमा के साथ जीना ही काफी नहीं है, गरिमा के साथ मरना भी उसी अधिकार का हिस्सा है। एक शरीर को सिर्फ एक बायोलॉजिकल ढांचे की तरह मशीनों पर लटकाए रखना हमारी गरिमा का सबसे बड़ा अपमान है। और इसी गरिमा की बहस हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हिस्से तक ले जाती है। CNH। हाँ, CANH, क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आसान भाषा में मेडिकल तरीके से खाना और पानी देना।
यही वो बिंदु है जहां मुझे सबसे ज्यादा उलझन हुई, सच बताऊं तो। क्यों? देखिए, भोजन से हमारी भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये देखभाल का, प्यार का सबसे पहला रूप है। मेरे दिमाग में बार बार यही छवि बनती है कि क्या एक मरीज को ट्यूब से खाना देना वैसा ही नहीं है जैसे एक माँ अपने असहाय बच्चे को चम्मच से खाना खिलाती है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान खुद नहीं खा सकता तो उसे खाना देना बुनियादी मानवीय देखभाल या बेसिक केयर है। हम भोजन को मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे कह सकते हैं? और अगर ये ट्रीटमेंट नहीं है तो इसे रोकने की बात अदालत में कैसे टिक सकती है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये भावना बहुत स्वाभाविक भी है। भोजन का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व है। बिल्कुल। लेकिन अदालतें सिर्फ भावनाओं पर फैसले नहीं ले सकती। यूके के ऐतिहासिक एयरडेल केस, जिसमें एक युवा फुटबॉल फैन टोनी ब्लैंड इसी तरह पीवीएस में चला गया था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। और अमेरिका के कॉनरॉय केस में अदालतों ने इसी सवाल का चीरहरण किया। उन्होंने कहा कि सीएनएच कोई चम्मच से खाना खिलाने जैसी बात नहीं है। ये एक बहुत ही इन्वेजिव या चीरफाड़ वाली मेडिकल प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? क्यों ये इतना अलग है नॉर्मल खाना खाने से? हारिश के मामले में उन्हें पीईजी ट्यूब के जरिए पोषण दिया जा रहा है, जिसे पेग ट्यूब कहते हैं। इसके लिए बाकायदा शल्य चिकित्सा या सर्जरी करके पेट में एक छेद किया जाता है और सीधा पेट के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है। ओह, सर्जरी होती है इसके लिए? बिल्कुल। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस ट्यूब के खिसकने का हमेशा खतरा रहता है। अगर तरल खाना गलती से फेफड़ों में चला जाए तो वो तुरंत निमोनिया कर सकता है। और सबसे बड़ा खतरा पेरिटोनाइटिस का होता है। पेरिटोनाइटिस, ये क्या है? ये एक बेहद खतरनाक और जानलेवा इन्फेक्शन है। अगर ट्यूब वाली जगह से पेट का एसिड या बैक्टीरिया रीस कर एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की गुहा में चले जाएं, तो अंदर के अंगों में भयंकर सूजन और संक्रमण हो जाता है। अरे बाप रे। हाँ, इसके अलावा इस ट्यूब से पोषण देने के लिए सटीक मेडिकल पंप्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कैलिब्रेट करना पड़ता है। मतलब पूरी एक मशीनरी लगी होती है। एकदम। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह वेंटिलेटर फेफड़ों के लिए कृत्रिम मशीन है, डायलिसिस किडनी के लिए कृत्रिम मशीन है, वैसे ही सीएएनएच पेट और पाचन तंत्र के लिए एक जटिल कृत्रिम मेडिकल प्रक्रिया है। ये नजरिया वाकई में चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। यानी ये सिर्फ दाल चावल पीस कर देने की बात नहीं है, ये एक पूरा मेडिकल साइंस है जो शरीर पर थोपा जा रहा है। सटीक शब्दों में। और चूंकि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए कानून ये मानता है कि अन्य किसी भी व्यर्थ ट्रीटमेंट की तरह इसे भी रोका जा सकता है अगर इससे मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा हो। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब? मेरा मतलब है, ठीक है, अगर ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है तो इसे रोकने का फैसला करेगा कौन? मुझे पता है कि अगर मैं होश में हूं तो मैं इलाज से मना कर सकता हूं। बिल्कुल, वो आपका अधिकार है। 2018 के फैसले ने एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स यानी एएमडी या लिविंग विल को मान्यता दी है। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए लिख सकता है कि भविष्य में अगर वो फैसले लेने लायक ना रहे तो उसे जबरन लाइफ सपोर्ट पे ना रखा जाए। हाँ, ये प्रावधान अब है हमारे कानून में। लेकिन हरीश के मामले में ये संभव ही नहीं था। वो सिर्फ 20 साल के थे जब ये हादसा हुआ। उस उम्र में कोई इंसान लिविंग विल नहीं बनाता। कोई सोचता भी नहीं है मौत के बारे में उस उम्र में। सही बात है। तो जब मरीज कुछ कह नहीं सकता और कोई दस्तावेज भी नहीं है, तो क्या परिवार को आकर सीधे ये कहने का अधिकार मिल जाता है कि अब इस ट्यूब को निकाल दो? ये चिकित्सा कानून का सबसे नाजुक मोड़ है। जब कोई एएमडी नहीं होता तो अदालतें बेस्ट इंटरेस्ट या सबसे बड़े हित के सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका के क्रूजान और बार्बर केस में ये बात बहुत गहराई से उभरी कि हम सिर्फ परिवार पर यह फैसला नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं? आखिर परिवार ही तो मरीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसे समझता है। प्यार और भावनाएं अपनी जगह हैं और उनकी कद्र भी है, लेकिन परिवार लंबे समय तक देखभाल करते करते मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। हाँ, 13 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। ऐसे में वे थकावट या निराशा में जल्दबाजी में फैसला ले सकते हैं, या कभी-कभी इसके पीछे कोई गलत मंशा जैसे संपत्ति का लालच भी हो सकता है। वो एंगल भी तो है। राज्य का या स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो हर नागरिक के जीवन की रक्षा करे। इसलिए फैसले में पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए। वो फैसला मरीज के हित में होना चाहिए, ना कि परिवार या अस्पताल की सहूलियत के लिए। तो फिर भारत के कानूनी ढांचे में इस निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? मतलब प्रोसेस क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया है। कोई एक डॉक्टर या एक परिवार अकेला फैसला नहीं ले सकता। तो कौन लेता है? सबसे पहले उस अस्पताल में एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनता है जिसमें अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। वे मरीज की पूरी जांच करते हैं और अपनी राय देते हैं कि क्या कॉग्निटिव लाइफ, यानी सोचने और महसूस करने की क्षमता, हाँ, सोचने, महसूस करने और संवाद करने की क्षमता, क्या उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद है या नहीं। और इसके बाद एक और बोर्ड भी बनता है, सही? हाँ, और ये बहुत अहम कदम है। इसके बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन करते हैं। इसमें ऐसे डॉक्टर होते हैं जो उस अस्पताल से जुड़े नहीं होते। अच्छा, ताकि कोई मिलीभगत ना हो। बिल्कुल, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट डबल चेक है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अस्पताल का कोई अपना छुपा हुआ स्वार्थ, जैसे बेड खाली कराना या बिल बढ़ाना, ऐसा कुछ ना हो। बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। दोनों बोर्ड्स और परिवार की सहमति के बाद ही कोई कदम उठाया जाता है। और पारदर्शिता की हद ये है कि अगर किसी भी स्तर पर असहमति हो तो मामला सीधे हाईकोर्ट तक जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया ये दिखाती है कि कानून जीवन को कितनी गंभीरता से लेता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने हरीश राणा के इस दुखद हादसे से लेकर मेडिकल साइंस की जटिलताओं तक का पूरा सफर तय किया। और ये बहुत जरूरी सफर था। हमने समझा कि कैसे मरने देना और मारना कानून की नज़र में अलग है। कैसे एक फीडिंग ट्यूब कोई चम्मच से खाना खिलाना नहीं बल्कि एक भारी मेडिकल प्रक्रिया है। और कैसे बेस्ट इंटरेस्ट का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई इंसान अपनी आवाज खो दे तब भी उसकी गरिमा सुरक्षित रहे। ये चर्चा सिर्फ कानूनी पन्नों या कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं है। ये समझना हम में से हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी अपनी शारीरिक स्वायत्तता, हमारी बॉडली ऑटोनॉमी की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। भविष्य में हमें अपने लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। इन कानूनी अधिकारों की जानकारी होना ही हमें वो ताकत देता है कि हम संकट के समय सही और गरिमापूर्ण चुनाव कर सकें। और इसी मोड़ पर मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ। बताइए। जब किसी इंसान का शरीर पूरी तरह से मशीनों, ट्यूब्स और मेडिकल तकनीक के सहारे सांस ले रहा हो, लेकिन उसका मन, उसकी यादें, उसके रिश्ते और उसकी चेतना उस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले चुकी हो, तो उस खाली बायोलॉजिकल ढांचे को जबरदस्ती जीवित रखना क्या वाकई जीवन की पवित्रता का सम्मान है? या फिर क्या यह सिर्फ उस तकनीक और मशीनों की अंधी पूजा है जिसने उस बेबस शरीर को चारों तरफ से घेर रखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को छूता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।